मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनि राजों की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के पंचम अध्याय का स्वाध्याय हम सभी कर रहे थे। हमने कल कुछ विषय देखे थे जिसमें स्कंद और अणुओं की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में वर्णन था, ठीक है, और द्रव्य का होता है इसके बारे में वर्णन था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है। 26 नंबर का सूत्र था उसके लिए, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद संघात और भेद संघात से स्कंद की उत्पत्ति होती है। भेद किसको कहते हैं? अलग करने को कहते हैं भेद, ठीक है, अलग करने को कहते हैं भेद। संघात किसको कहते हैं? जोड़ने को कहते हैं संघात, ठीक है, भेद संघात। और तीसरी प्रोसेस होती है भेद संघात, मतलब पहले भेद करना फिर संघात करना, दोनों प्रोसेस एक साथ। इससे स्कंद की उत्पत्ति होती है। ये मैंने करा भेद, तो ये पहले एक स्कंद था, अब 2 स्कंद बन, ठीक है, ये हुआ भेद। फिर ये मैंने संघात किया तो इससे एक स्कंद बन गया, तो भेद संघात हो गया, मतलब संघात हो गया। अब भेद संघात कैसे करते हैं? तो पहले जैसे एग्जाम्पल लिया था मैंने कि हमको एक शर्ट और एक पैंट सिलवाना है, तो हम एक थान का कपड़ा लेके जाएंगे टेलर के पास। तो टेलर क्या करेगा? तो पहले उस थान में से उसको काट लेगा, ठीक है, तो वो पहले भेद करेगा फिर सिलाई करके संघात करेगा, उससे एक नया स्कंद बन जाएगा, एक शर्ट और एक पैंट के रूप में, ठीक है। तो भेद संघात एक साथ हुआ, ठीक है, इससे स्कंद की उत्पत्ति होती है। फिर भेदाद अणु, मतलब अणु की उत्पत्ति करने के लिए संघात नहीं करना पड़ता, जोड़ना नहीं पड़ता, अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसको छोटा छोटा टुकड़े में करते जाओ, पार्ट्स में डिवाइड करते जाओ, तब हम अल्टीमेटली ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे जब क्या करना होगा, जब उसके हम फर्दर और टुकड़े नहीं कर सकते और पार्ट्स नहीं कर सकते, तो उस स्टेज को कहते हैं अणु, ठीक है, अविभागी होता है वो, उसका और विभाग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए भेद ही भेद करना रहेगा, संघात नहीं। अब अचाक्षुष स्कंद को चाक्षुष कैसे बना सकते हैं? अचाक्षुष किसको कहते हैं? जो आंखों से दिखाई नहीं देता उसको कहते हैं अचाक्षुष। चाक्षुष किसको कहते हैं? जो आंखों से दिखाई दे वो चाक्षुष, ठीक है। तो अब अचाक्षुष स्कंद है, उसको चाक्षुष करना है, तो भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, पहले भेद करो फिर संघात करो, तो जो स्कंद आंखों से नहीं दिखाई देता वो भी आंखों से दिखाई देने लगेगा। कैसे? तो उसका एग्जाम्पल लिया था कि हमारे हाथ में जैसे मेल चिपका हुआ रहता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे रगड़ेंगे हाथों को जोर जोर से, तो अगर मेल हाथों में, तो क्या होगा कि पहले उसका भेद होगा हाथ के साथ, हाथ से चिपका हुआ था, तो फिर पहले भेद होगा उसका और फिर संघात होगा आपस में, तो वो बड़ा हो जाएगा साइज में, फिर हमको दिखने लग जाएगा, जैसे हम पानी में फिटकरी चला दें एक बार, तो पहले होगा उसका पानी के साथ टुकड़ा, पानी के साथ होंगे उसके डस्ट पार्टिकल्स अलग, तो भेद, और फिर आपस में होगा उनका संघात, तो वो बड़े हो जाएंगे, तो हमको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं भेद संघात, पहले भेद हुआ फिर संघात हुआ, इससे जो अचाक्षुष स्कंद थे वो चाक्षुष हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या पढ़ा था हमने द्रव्य के बारे में? तो सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण होता है सत, और सत क्या होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ठीक है, यही उत्पाद व्यय द्रव्य को कहते हैं सत, और सत ही द्रव्य का लक्षण है, मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य ही द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य किसको कहते हैं? जिसमें निरंतर उत्पाद व्यय और द्रव्य चलता रहता है। उत्पाद किसको कहते हैं? नई पर्यायों का बनना, उसको कहते हैं उत्पाद। पुरानी पर्यायों का नष्ट होना, उसको कहते हैं व्यय। और उस बीच में जो भाव निरंतर बना रहा, जो ना नष्ट हुआ ना बना, उसको कहते हैं द्रव्यपना, ठीक है। तो जैसे यहाँ से हमारी मनुष्य पर्याय का हुआ व्यय, वो हुई नष्ट, हमको मिली नई देव पर्याय, ठीक है, तो नई पर्याय का हुआ उत्पाद, और उसमें मेरा जीव द्रव्य वो वैसा का वैसा बना हुआ है, ठीक है। मैंने लकड़ी को जलाया, तो लकड़ी जलाने से लकड़ी पर्याय का हुआ व्यय, राख पर्याय का हुआ उत्पाद,
और उसमें वो पुद्गल परमाणु वैसे के वैसे बने रहे, वो हुआ द्रव्य। ठीक है, तो उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर सभी द्रव्यों में चलता रहता है, चाहे वो द्रव्य मूर्तिक हो, हमको दिखाई दे, अथवा अमूर्तिक हो, हमको ना दिखाई दे। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ठीक है, इन सब में भी निरंतर उत्पाद व्यय द्रव्य चलता ही रहता है। इसके अलावा शुद्ध जीव आत्मा सिद्ध भगवान में भी निरंतर उत्पाद व्यय द्रव्य चलता रहता है। किसकी अपेक्षा? तो एक अगुरु लघु गुण की अपेक्षा तो चलता ही रहता है। ठीक है, साथ में उनके ज्ञान में भी नई नई पर्याय निरंतर प्रकट होती जा रही है। तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य सिद्ध भगवान में भी निरंतर चलता रहता है। उसके बाद हमने देखा था कि तद्भावाभ्याम नित्यम। तो जो द्रव्यपना है, उस द्रव्य उत्पाद व्यय तो हमको समझ में आ गया, नष्ट होना व्यय, नया बनना उत्पाद। द्रव्यपना क्या होता है? तो तद भाव अव्ययम नित्यम। ठीक है, वह भाव जिसका व्यय नहीं हुआ, ठीक है, जो नष्ट नहीं हुई, वो होती है नित्य। नई पर्याय का बनना और पुरानी पर्याय का नष्ट होने में एक ऐसी एंटिटी जो वैसी की वैसी बनी रही, वो नित्यता कहलाती है, उसको द्रव्यपना कहते हैं। और इस द्रव्यपने की सिद्धि कैसे होती है? तो अर्पितानर्पित सिद्धे है। ठीक है, मुख्यपना और गौणपने की अपेक्षा से इसकी सिद्धि की जाती है। किसकी? नित्यता अनित्यता की सिद्धि की जाती है। ठीक है, जब हम द्रव्यपने को देखेंगे तो वो नित्यता रहेगी, और जब हम पर्याय को देखेंगे तो वो अनित्य रहेगा। तो हमने द्रव्यता को मुख्य करा, द्रव्यपने को मुख्य करा, तो नित्यता होगी, और पर्याय को मुख्य करा, द्रव्य को गौण करा, तो अनित्यता होगी। ये हमने कल समझ लिया था। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि कैसे कैसे परमाणुओं का बंध होता है, कौन से परमाणु आपस में बंध होंगे और किसका आपस में बंध नहीं होगा, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, 33 नंबर का सूत्र सभी निकालेंगे। 33 नंबर का सूत्र देखेंगे सभी। स्कंद रूक्षत्वाद बंधः, स्कंद रूक्षत्वाद बंधः, स्कंद रूक्षत्वाद बंधः। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? स्कंद रूक्षत्वात् बंधः, लेकिन मेरी जो पीडीएफ है उसमें स्निग्ध लिखा है, वर्ड स्कंद नहीं लिखा है। सॉरी, स्निग्ध है। तो स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधः, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधः। स्कंद, सॉरी, पुद्गल परमाणु मिलकर के आपस में स्कंद बनाते हैं। तो किन गुणों से बनाते हैं? तो स्निग्ध और रुक्षपने के कारण से। पुद्गल में गुण होते हैं स्निग्धपना और रुक्षपना। अब पुद्गल के गुण हमने क्या देखे थे? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ठीक है, स्पर्श के गुण ठंडा गरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना और हल्का भारी, ये स्पर्श के गुण होते हैं। ठीक है, अब यही स्पर्श के जो गुण है ना, तो उसमें एक गुण देखा हमने रूखा और चिकना, इसी को यहाँ पर स्निग्ध और रुक्ष कहा गया है। स्निग्ध मतलब चिकना, और रुक्ष मतलब जो खुरदुरा सा हो, उसको कहते हैं रुक्ष। ठीक है, रूखा सा, जिसको टच करने पर खुरदुरा सा महसूस, जैसे सैंड पेपर होता है, वो स्निग्ध, वो रुक्ष है। और स्निग्धपना जिसको हम चिकनाई महसूस करें जिस भी चीज में, जैसे टाइल्स होती है वो चिकनी होती है। ठीक है, तो वो हो जाएगा चिकना। तो यही स्निग्धपने और रुक्षपने के कारण परमाणुओं का आपस में बंध होता है। परमाणुओं का बंध क्यों होता है? तो इसमें देखो जो गुण होते हैं ना, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, तो इसमें रस, गंध और वर्ण, इनका बंद होने में कोई कारण नहीं होता। ठीक है, अगर बंद होगा तो मात्र स्पर्श के गुणों के कारण होगा, वो भी स्पर्श के सिर्फ स्निग्धपने और रुक्षपने के कारण होगा। किसके कारण? स्निग्धपने और रुक्षपने के कारण। स्पर्श रस गंध की बंध के समय मात्र मौजूदगी है, उसका कोई योगदान नहीं है परमाणुओं का आपस में बंद करवाने में। परमाणुओं का आपस में बंद करवाने में मात्र स्पर्श गुण ही कारण बनता है। ठीक है, और स्पर्श गुण की भी कौन सी पर्याय कारण बनेगी? रूखापन और चिकनापन, यानी कि स्निग्धपना और रुक्षपना, इन्हीं के कारण आपस में बंद होता है। ठीक है, जब हमको दो पुद्गलों को आपस में चिपकाना है तो यही गुण आपस में काम आते हैं। परमाणु कैसे होते हैं? परमाणु कुछ स्निग्ध होते हैं और कुछ रुक्ष होते हैं, कुछ चिकनाई वाले होते हैं और कुछ खुरदुरे होते हैं। ये परमाणुओं का स्वरूप होता है। ठीक है,
परमाणुओं का स्वरूप होता है स्निग्धपना और रुक्षपना। अब क्या होता है, स्निग्ध परमाणु स्निग्ध से भी बंध कर सकता है और स्निग्ध परमाणु रुक्ष से भी बंध कर सकता है। साथ में रुक्ष परमाणु रुक्ष से भी बंध कर सकता है और रुक्ष परमाणु स्निग्ध से भी बंध कर सकता है। ऐसा ये आपस में किसी भी प्रकार से बंध को प्राप्त हो सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि कैसे कैसे आगे बंध होगा, वो आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझना है कि स्निग्ध का स्निग्ध से भी बंध हो सकता है, रुक्ष से भी बंध हो सकता है। सिमिलरली रुक्ष का रुक्ष से भी हो सकता है, स्निग्ध से भी हो सकता है, ऐसा समझना। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कैसे स्निग्धपना और रुक्षपना होता है। तो इसमें आपस में देखो, जो पुद्गल का एक परमाणु होता है ना, उसमें 5 प्रकार के गुण होते हैं। 2 स्पर्शन के गुण होंगे, ठीक है, और 1 रस का, 1 गंध का और 1 वर्ण का। अब जो 2 स्पर्शन के गुण होंगे, मिनिमम 2 स्पर्शन के गुण होंगे, उसमें से या तो स्निग्धपना रहेगा या रुक्षपना रहेगा। दोनों एक साथ एक परमाणु में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्निग्धपना और रुक्षपना एक साथ एक परमाणु में नहीं हो सकते, या तो वो स्निग्ध होगा या तो वो रुक्ष होगा, ठीक है। अब इनके कुछ शक्ति अंश होते हैं। क्या होते हैं? शक्ति अंश। शक्ति अंश किसको कहते हैं? इनकी ताकत। स्निग्ध पने के शक्ति अंश, शक्ति और अंश शब्द को जोड़ने से शक्ति अंश शब्द बना, ठीक है। इसकी शक्तियों के अंश होते हैं, कितना कितना चिकना है या कितना कितना रूखा है, उसको कहते हैं शक्ति अंश, ठीक है। तो इन शक्ति अंश के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि परमाणु आपस में बंधेगा कि नहीं बंधेगा। जैसे अपन शक्ति अंश को समझने का प्रयास करते हैं, एक बार ध्यान से समझना शक्ति अंश क्या होते हैं। जैसे अब मेरे को कुछ एक बना रहा हूँ, मैं आर्ट वर्क वगैरह बना रहा हूँ, या फिर मेरे को है ना एक लिफाफा बनाना है, लिफाफे में कुछ शादी में जाना है, लिफाफे में हमको पैसे रख के देने हैं। तो अब क्या करेंगे, लिफाफे को हमको चिपकाना है। तो अब लिफाफे में हमने पैसे रख दिए, अब चिपकाना था, तो अब चिपकाएंगे कैसे? तो क्या होगा कि हम थोड़ा सा पानी लगा करके उसको चिपकाएंगे, तो जब तक तो वो गीला बना रहेगा तब तक वो आपस में चिपका रहेगा, ठीक है, उनका बंद हो जाएगा आपस में। जैसे ही वो पानी गया तो वो खुल जाएगा लिफाफा। इसके अलावा कुछ लोग क्या करेंगे, तो कुछ अपना थूक लगाएंगे और थूक लगा के उसको चिपका देंगे, ठीक है। तो थूक में वो ज्यादा देर चिपका रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थूक में चिकनापन, चिपकाने की शक्ति, जो स्निग्धता के शक्ति अंश है, वो थूक में पानी से ज्यादा है, ठीक है। चिकनाई थूक में पानी से ज्यादा है। अब क्या करा हमने, फेविस्टिक ले आए और फेविस्टिक से चिपका दिया, तो और अच्छे से चिपका रहेगा। तो ये स्निग्धपना फेविस्टिक में थूक से भी ज्यादा है, मतलब शक्ति अंश। शक्ति अंश की बात की जाए तो पानी में स्निग्धता के शक्ति अंश कम है थूक की अपेक्षा, और थूक की अपेक्षा फेविस्टिक में और ज्यादा शक्ति अंश है। अब फेविस्टिक की जगह फेविकॉल ले आए, तो फेविकॉल, ये फेविस्टिक तो फिर भी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है। फेविकॉल तो और अच्छे से चिपका देता है, तो उसमें और अच्छे स्निग्धता के शक्ति अंश हैं, ठीक है। तो अब देखना, एक अपन वो लाते हैं ग्लू, ग्लू की एक छोटी स्टिक। अब बहुत सारे प्रकार के ग्लू लाते हैं, तो एक ग्लू जो होता है सस्ता वाला, वो तो अच्छे से चिपकाएगा नहीं। एक होता है फेविकॉल, एक होता है फेविक्विक, ठीक है। एक होता है वो जो ब्लू कलर की डब्बी में गोंद बना के आता है, वो एकदम लिक्विड लिक्विड सा रहता है, ठीक है। हर किसी में अपनी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी है चिपकाने की, मतलब हर किसी के अलग अलग शक्तियांश हैं चिपकाने के, ठीक है। स्निग्धता के शक्तियांश सबके अलग अलग हैं। जिसमें चिकनाई ज्यादा होगी उसमें तार निकलेगा, ठीक है। उसमें जैसे फेविक्विक फेविकॉल को अपन हाथ में रखो तो तार निकलता है उसमें से, ठीक है। फेविस्टिक में वैसा नहीं निकलता, वो कमजोर है, मतलब उसमें शक्तियांश कम है। ये शक्तियांश का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? ठीक है। ऐसे हर चीज में शक्तियांश होते हैं। तो हर पुद्गल के हर चीज में शक्तियांश होंगे। कर्म भी शक्तियांश के अनुसार ही फल देता है, कि उसमें कितनी शक्ति है फलदान की, ये उसके शक्तियांश पर निर्भर करता है कि उसकी फलदान शक्ति कितनी है, ठीक है। तो ये हर पुद्गल परमाणु पर लागू होती है। फिलहाल हम स्निग्धता और रुक्षता के शक्तियांश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शक्तियांश पर निर्भर करता है कि कब तक चिपकेगा वो और कैसा उसका बंद हो पाएगा।
ये शक्ति अंश की चीज सबको समझ में आई। इसमें पुद्गल परमाणु में दो स्पर्श के, एक रस का, एक गंध का और एक वर्ण का, ऐसा गुण मिनिमम होगा। ठीक है। अब स्पर्श में से एक गुण या तो रुक्ष होगा, मतलब या तो स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा। ठीक है। और दूसरा कुछ भी हो सकता है। फिर रस का एक गुण होगा, गंध का एक गुण होगा और वर्ण का एक गुण होगा। ये रस, गंध और वर्ण ये किसी भी काम नहीं आते बंद करने के दौरान। जब बॉन्ड बनाना होगा दो परमाणुओं को आपस में, तब ये रस, गंध, वर्ण काम नहीं आएंगे। ठीक है। स्पर्श में से भी एक गुण काम आएगा, वो है स्निग्धपना या रुक्षपना। अब रुक्षपना या स्निग्धपना शक्तियांश के अकॉर्डिंग आपस में बॉन्ड बनाएगा। यहां तक का हमने समझ लिया। अब आगे सूत्र देखते हैं कि वो बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। हाँ भाई मुझे ये तो समझ में आ गया कि परमाणु जो हैं मिलके बनेंगे तो एक चिकना या खुरदुरा मतलब रहेगी क्वालिटी। फिर अभी जो तुमने बोला ना कि एक तो ये खाली स्पर्श का गुण तुमने बताया, तो फिर वो बात की गंध, वर्ण और रस ये कैसे आ रहे कि गुण, ये नहीं आया समझ। देखो, मैंने ये बताया कि जो रस, गंध, वर्ण गुण है ना, इनका आपस में बॉन्ड बनाने में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ इतना समझना है कि ये गुण उस समय मौजूद रहेंगे, इनका एग्जिस्टेंस नहीं नकारा गया, लेकिन बॉन्ड बनाने के समय ये कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। इंपॉर्टेंट रोल मात्र स्पर्श का गुण प्ले करता है। इतना बोला है मैंने, समझ में आई ये बात? हाँ, और स्पर्श में भी फिर एक ही रहेगा, हाँ, या तो वो स्निग्ध चिकना रहेगा रहेगा। या फिर रूखा। हाँ बिल्कुल। बनेगा लेकिन दोनों के संयोग से, बट प्रेजेंट फिर एक ही रहेगा। हाँ देखो, शुरुआत में स्निग्ध और रुक्ष या स्निग्ध स्निग्ध कुछ भी करें, तो एंड में वो क्या बनता है वो अपन आगे सूत्र में देखेंगे कि वो स्निग्ध स्निग्ध के बनने से कैसा बना या रुक्ष स्निग्ध के बनने से कैसा बना। वो अपन आगे देखेंगे कि कैसा बनेगा वो एट दी एंड। लेकिन इन दोनों में से एक ही गुण एट अ टाइम प्रेजेंट रहेगा, दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये बात समझ में आई? हाँ ठीक है। ठीक है। अब आगे बनने पर वो क्या बनेगा वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है। यहां तक का हमने देख लिया। रूखा चिकना अणु में होता है ना, स्पर्श गुण। आप अणु अगर पुद्गल है, तो अणु अगर पुद्गल है तो उसमें स्पर्श, रस और गंध वर्ण होता होगा, और स्पर्श में रूखा और चिकना एक गुण नियम से होता है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि अणु का कोई रस नहीं होता, या अणु का कोई गंध नहीं होती, अणु का कोई वर्ण नहीं होता। अणु अगर पुद्गल है तो उसमें ये गुण तो नियम से पाए ही जाएंगे ना, नहीं तो उसमें गुण स्पर्श जो एक पुद्गल के पूरे मॉलिक्यूल में गुण है, वही पूरे के पूरे एक एटम में भी होंगे, वरना उसका पुद्गलपना नकारना पड़ेगा। फिर अणु केमिस्ट्री को थोड़ा साइड हटा के ध्यान रखना। हाँ, वो केमिस्ट्री को थोड़ा साइड हटा के जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज हैं वैसी की वैसी केमिस्ट्री में एटम की नहीं आती। ठीक है। लेकिन यहाँ पर पुद्गल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वैसी की वैसी पूरी की पूरी एक परमाणु में दिखनी चाहिए। एटलीस्ट बेसिक स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जो बेसिक क्वालिटीज हैं वो एक स्कंद में भी होगी और वैसी ही एक परमाणु में भी होगी। ठीक है। फिर अब इनके रूल्स देखते हैं कि ये बॉन्ड कब कब बनाएंगे। ठीक है। तो बॉन्ड कब कब बनाएंगे उसके लिए अगला क्या लिखा, न जगन्य गुणानाम, न जगन्य गुणानाम, न जगन्य गुणानाम। अंकेश भैया सूत्र पढ़ोगे? ना जघन्य गुणानाम। ठीक है। जघन्य शक्तियांश वालों का, जिसमें सबसे कम शक्तियांश है। शक्तियांश की लेवल्स होती है, एक शक्तियांश, दो शक्तियांश, तीन शक्तियांश, चार शक्तियांश, पांच शक्तियांश एंड सो ऑन। ये शक्तियांश इतने इतने अधिक अधिक बढ़ सकते हैं। तो जघन्य शक्तियांश वालों का कभी भी किसी से भी बॉन्ड नहीं होगा, वो आपस में कभी कंबाइन नहीं कर पाएंगे, ना आपस में कर पाएंगे ना अपने से ज्यादा वाले में कर पाएंगे। जघन्य शक्तियांश वालों का कभी बंध नहीं होगा, वो अकेले ही रहेंगे। ठीक है। जघन्य शक्तियांश वालों का कभी भी किसी से भी बंध नहीं होगा, मतलब जब मिनिमम शक्तियांश होते हैं तो मिनिमम शक्तियांश वाले कभी किसी से बंध नहीं करते, किसी से बॉन्ड नहीं बनाते, दूसरे परमाणुओं से कभी जुड़ते नहीं है। एग्जाम्पल, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कैसी होती है कि वो अकेला एटम उनका अपने आप हो पाता है। ठीक है। एग्जिस्ट कर पाता है। ठीक है। उनका किसी और से बॉन्ड बनाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा, वैसा का वैसा यहाँ इनको समझना, जघन्य शक्तियांश वालों को। जघन्य शक्तियांश वाले जितने भी होते हैं
इनका किसी के साथ बंध नहीं होता, ठीक है, ये अपने आप में ही रहते हैं। जघन्य शक्तियांश मतलब स्निग्धता या रुक्षता के शक्तियांश जो हैं, स्निग्धता और रुक्षता के शक्तियांश वो मिनिमम लेवल पर हो, जघन्य हो, तो उनका किसी के साथ बंध नहीं होगा, पहला रूल, ठीक है। अगला रूल, गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य सदृशानाम। हितेन सूत्र पढ़ोगे? साम्य सदृश एक सेकंड सॉरी। गुण साम्य गुण साम्य सदृशानाम, सदृशानाम। हाँ पढ़ो, गुण साम्य सदृशा, ठीक है। साम्य गुण वालों की भी एक ऐसी ही स्थिति बनती है, किसके जैसी? जघन्य गुण वालों जैसी। जैसे सिमिलर गुण जिसमें शक्तियांश बराबर हैं, तो बराबर शक्तियांश वाले आपस में कभी बंध को प्राप्त नहीं हो, ठीक है। जैसे इसमें दो शक्तियांश है एक परमाणु में, इस दूसरे परमाणु में भी दो शक्तियांश है, तो समान शक्तियांश हो गए, तो समान शक्तियांश वाले कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बंध को प्राप्त नहीं होंगे। इनकी भी सदृशा नाम पहले वाले जैसी स्थिति बनती है, समान शक्तियांश वाले आपस में कभी बंध नहीं होगा, समान शक्तियांश वालों का। फिर अगला रूल क्या लिखा? अगला रूल लिखा, किसी ने हैंड रेस करा, हाँ कनिका दीदी। इसका भी एग्जाम्पल दो। इसका एग्जाम्पल लौकिक में कैसे एग्जाम्पल लेंगे इसका? समान शक्तियांश वालों का, जैसे अपन इसको एटम्स के रूप में तो नहीं समझ सकते, लेकिन ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कभी एक दूसरे के पास नहीं आता, ठीक है, वो समान शक्ति वाला है, या नेगेटिव नेगेटिव वाला कभी एक दूसरे के पास नहीं आता, वो भी समान शक्ति वाला है, तो समान शक्ति वाला एक दूसरे से दूर जाएगा। वैसे ही यहाँ पर समान शक्तियांश जो हैं, वो समान शक्तियांश वाले कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, ठीक है। एक दूसरे के पास आने के लिए कुछ और कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन क्या है वो अपन अगले सूत्र में पढ़ेंगे। समझ में आई बात? नहीं, पर मैं रट लूंगी, कोई बात नहीं। इट्स ओके। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हाँ वो नहीं है। जैसे IJ और JI का कुल ये JI कौन है भाई? जैन इतिहास। अच्छा वो, ठीक है। IJ और JI का कोलैब नहीं होता, वैसे ही समान शक्तियांश वाले कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आते, ठीक है। फिर अगला सूत्र लिखा, कौन से वाले गुण वाले साथ में आएंगे, ठीक है। तो द्वैधिकादि गुणानाम तु, द्वैधिकादि गुणानाम तु, द्वैधिकादि गुणानाम तु। सौरभ भैया सूत्र पढ़ोगे? हाँ, द्वैधिकादि गुणानाम तु, ठीक है। दो अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है हमेशा, ठीक है। दो अधिक गुण वालों के साथ ही हमेशा परमाणुओं का बंध होगा। देखना, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हैंड रेस करके जवाब देना है, ठीक है। ये एक परमाणु है, इसमें एक शक्ति अंश है, और ये एक परमाणु है, इसमें 3 शक्ति अंश है। क्या इनका बंध होगा? हैंड रेस करके जवाब देना है। हाँ कनिका दीदी? हाँ, हो जाएगा। ठीक है, और कोई जवाब देना चाहता है? नहीं होगा, इसमें एक बोला है तुमने, 2 से 2 अधिक गुण वालों का, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ गॉट इट। समझ में आया? आ गया। इसमें 1 है, इसमें 3 है, और किसी को जवाब देने की इच्छा है? हैंड रेस करो, किसी को जवाब। हाँ हितेन कुछ बोल रहा था। नहीं होगा ये कह रहा हूँ। हाँ नहीं होगा कह रहा था। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कारण भी नहीं। बताओ। लिख के बता दो, आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। नहीं सामान्य एक एकदम मध्यम हो गया, जघन्य एक शक्तियांश और ये इसका 3 शक्तियांश है, इनका हो जाएगा। नहीं, देखो, जघन्य शक्तियांश वालों का बंध नहीं होता, किसी से भी नहीं होता,
ठीक है, इसमें एक शक्ति अंश था, इसमें 3 शक्ति अंश है, मिनिमम एक शक्ति अंश तो सब में होगा ही होगा। तो जघन्य शक्ति अंश वाले किसी से बंद नहीं करते, ये अपन ने न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों का किसी से बंद नहीं होता। ठीक है, जघन्य गुण वालों का किसी से बंद नहीं होता, तो एक शक्ति अंश तो मिनिमम होंगे ही ना। तो ये जघन्य गुण वाला हो गया। अब जघन्य गुण वाला किसी के साथ भी बंद नहीं कर पाएगा, तो इनका बंध नहीं होगा आपस में। ठीक है, अब इसमें एक शक्ति, इसमें दो शक्ति अंश हैं और इसमें भी दो शक्ति अंश है। अब हैंड रेस करके बताओ क्या बंद होगा आपस में। इसमें दो शक्ति अंश हैं, इसमें भी दो। हाँ सौरभ भैया, नहीं होगा। नहीं होगा। समान शक्ति अंश वालों का आपस में बंध नहीं होता। ठीक है, अब इसमें दो शक्ति अंश हैं और इसमें 4 शक्ति अंश हैं, क्या बंद हो जाएगा। हैंड रेस, कनिका जी ने बता दिया एक बार। हाँ हितेन, जिनमें 2 से ज्यादा होते हैं उनका हो जाता है ना, ऐसा होता 2 का ही होता है, 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, तो इनका आपस में बंद हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2, ओनली 2, तभी बंद होगा। अच्छा, मतलब एक दूसरे में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे हाँ 6 और 4। हाँ, इसमें 2 हैं तो इसमें 4 हों, इसमें 3 हो तो इसमें 5 हों, इसमें 4 हो तो इसमें 6 हों, इसमें 5 हो तो इसमें 7 हों। इस प्रकार से डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए तो बंद हो जाएगा। सिमिलर रहेगा तो बंद नहीं होगा। एक जैसा रहा, अगर शक्तियांश एक जैसे रहे, ठीक है, तो बंद नहीं होगा। और जघन्य रहे, मतलब दोनों एक शक्तियांश रहा किसी एक में भी, तो भी बंद नहीं होगा, क्योंकि जघन्य गुण वाले का न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। ठीक है, ये अब ये स्निग्ध था और ये रुक्ष था, तो इनको मिला करके एक स्कंद बन गया। अब वो जो स्कंद है वो स्निग्ध गुण वाला बनेगा कि रुक्ष गुण वाला बनेगा, वो डिसाइड कैसे होगा, तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा। अगला सूत्र क्या कहते हैं। हाँ कनिका दीदी, अगर एक, जैसे तुमने वो पार्ट किया अपने मार्कर के, तो अगर उसकी कैप में 3 शक्ति अंश है और हाँ। जो उसकी रिमेनिंग बॉडी रही उसमें 5 है, तो डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो तब भी नहीं होगा। नहीं, कैप में 3 है और उसमें 5 है, तो डिफरेंस 2 का हुआ। अगर डिफरेंस 3 का भी हुआ तो भी नहीं होगा, डिफरेंस मतलब 2 वही। का ही होना चाहिए। अच्छा ऐसा है, ओके। ठीक है, तभी बंद हो पाता है, डिफरेंस 2 का ही। ठीक है, 2 अधिक गुण होने चाहिए, 2 अधिक गुण वाले के साथ ही बंद हो पाता है। ठीक है, अगर सिर्फ 2 से ज्यादा भी होता तो 2 आदि लिखते वो। ठीक है, सिर्फ 2 गुण लिखे, द्वय, द्वय मतलब 2। फिर आगे, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आगे, अब जैसे बंद होकर के एक स्कंद बन गया, 2 परमाणुओं का बंद होकर के स्कंद बन गया। एक परमाणु था रुक्ष और एक था स्निग्ध, तो अब वो रुक्ष और स्निग्ध होकर के बंद हो गया उनका आपस में। अब जो नया एक स्कंद बन गया है, वो स्कंद कौन से गुण वाला होगा, स्निग्ध गुण वाला होगा कि रुक्ष गुण वाला होगा, ये बताने के लिए अगला सूत्र लिखा है। सूत्र नंबर 37, बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, बंधे दिकौ पारिणामिकौ च, बंधे दिकौ पारिणामिकौ च। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे। बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च। ठीक है, ये अधिक शक्तियांश वाला कम शक्तियांश वाले को अपने रूप परिणमित कर लेता है। ठीक है, जिसमें शक्ति अधिक होती है ना, वो दूसरे वाले को अपने जैसा बना लेता है। इस सूत्र का मतलब क्या निकलता है कि जिसमें अधिक शक्तियांश होंगे वो सामने वाले को अपने रूप परिणमित कर लेगा, अपने रूप चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये वाला था स्निग्ध गुण का, जिसमें थे 5 शक्तियांश, और ये वाला था रुक्ष गुण का, इसमें थे 7 शक्तियांश। इन दोनों का बंद हो गया। तो अब जिसमें अधिक शक्तियांश थे, तो रुक्ष के 7 थे, स्निग्ध के 5 थे, तो अब अधिक शक्तियांश वाले का इस वाले को अपने रूप बना लेगा। तो ये इससे मिलकर के जो स्कंद बनेगा ना, वो अधिक शक्तियांश वाले का बनेगा। तो कितने हो गए टोटल शक्तियांश, 12, 5 और 7 12, 12 शक्तियांश, और इसका गुण कौन सा हो जाएगा, रुक्ष।
ठीक है, क्योंकि रुक्ष के शक्ति अंश ज्यादा थे। ठीक है, तो जो नया स्कंद बनेगा वो कौन सा रूप होगा, जिसके शक्ति अंश अधिक थे उस रूप होगा। ठीक है, इसको हम लौकिक में समझते हैं। कैसे समझते हैं? तो गुड़ इत्यादि हो और गुड़ के ऊपर धूल चिपक जाए, ठीक है, तो वो धूल भी मीठी हो जाती है। दूध में पानी मिल जाए तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। ठीक है, तो जिसके शक्ति अंश अधिक हो, जिसकी क्वांटिटी अधिक हो, वो अपने रूप परिणमित कर लेता है। जिसमें शक्ति अधिक हो वो अपने रूप परिणमित कर लेता है। ठीक है, हमको देखने में आता है कि हम, अब देखें, ये सूत्र जो है ये मात्र पुद्गलों पर ही लागू नहीं होता, ये सब चीजों पर लागू होगा। ये हमारे भावों पर भी लागू होता है। ठीक है, दो दोस्त हैं और एक दोस्त व्यसन करता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, ठीक है, दूसरा दोस्त नहीं पीता, तो जिसके शक्ति अंश अधिक होंगे वो अपने रूप परिणमित कर लेगा। ठीक है, अगर सामने वाले का मनोबल कमजोर रहा जो नहीं पीता है, तो वो भी सिगरेट पीने लग जाएगा, वो भी शराब पीने लग जाएगा और दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसका बहुत अच्छा रहा, मनोबल बहुत अच्छा रहा, तो हो सकता है इसको चेंज कर ले कि भाई ये सब गलत बात है। तो ये हमको सब जगह पर लागू होता है ये चीज, कि जिसके शक्ति, ये जीवन में हमेशा याद रखना, ये रूल है कि जिसके शक्ति अंश अधिक होंगे वो अपने रूप परिणमित कर लेगा। ये इंसानों पर भी लागू होता है, ये पुद्गलों पर भी लागू होता है। ठीक है, जिसमें शक्ति अधिक होगी, जिसके मनोबल अधिक होगा, जिसके भाव अधिक स्ट्रांग होंगे, वो अपने रूप चेंज कर लेगा सामने वाले को। मुनि महाराज आते हैं हमारी समाज में, आते हैं तो हमारी समाज कितने लोगों की होती है? 40,000 50,000 लोगों की समाज होती है। और मुनि संघ कितना होता है? 3-4 मुनियों का संघ होता है। ठीक है, तो हम 40-50 हजार लोगों के शक्ति अंश इतने अधिक नहीं है जितने उन 3-4 मुनियों के हैं, क्योंकि हम उनको जैसा नहीं कर पा रहे हैं। वो जरूर हमको चेंज कर देंगे। ठीक है, वो हमारे अंदर व्रत, संयम इत्यादि, सम्यक दर्शन के भाव इत्यादि ले आएंगे, लेकिन हमारी मजाल है कि हम 40-50 हजार लोग उन 4 में से किसी एक को भ्रष्ट करके दिखाएं। नहीं कर सकते। तो सोचो उनके मन का मनोबल कितना अच्छा है। तो जिसके शक्ति अंश अधिक होंगे वो अपने रूप बना लेगा। तो उनके शक्ति अंश अधिक हैं, उनके भाव अधिक हैं, उनकी शक्ति अधिक है, तो वो सामने वालों में से 10 लोग उठा करके स्टेज पर बिठा लेंगे व्रती बना करके। ठीक है, लेकिन हम एक को भी नहीं डिगा पाएंगे। ठीक है, अब आपका रात्रि भोजन त्याग है, आप जाओ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम रात्रि भोजन त्याग कर दें और फिर हम ये बोलें कि हम तो मिलेंगे नहीं लोगों से, क्योंकि हम वहां पर जाएंगे तो रात में खाना होगा, तो जा नहीं सकते। दोस्त हैं तो जाना पड़ेगा। ठीक है, जाते भी हैं, लोक व्यवहार चलाना है तो जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर रात्रि भोजन त्याग करने के बाद हम वहां गए, अब वहां पर 4 लोग देखेंगे और फिर क्या बोलेंगे कि अरे खा ले, एक दिन की तो बात होती है, एक दिन में क्या हो जाएगा। ठीक है, अरे एक दिन की छूट ले लो, तेरी छूट नहीं होती क्या, यही बोलते हैं लोग। एक दिन तो चलता है। ठीक है, अगर उनके शक्ति अंश अधिक होंगे तो वो अपने रूप परिणमित कर लेंगे, वो आपको वैसा कर लेंगे, फिर बोलेंगे चल चल एक दिन तो चलता है और अपन भी खा लेंगे। ठीक है, ये अपना नियम टूट जाएगा। ठीक है, हर कोई ऐसा है, हर कोई, लिटरली हर कोई ऐसा है। फिर और दूसरा, दोस्त वगैरह ये भी, और अपने शक्ति अंश अधिक हों तो हम अपने नियम पर दृढ़ रहेंगे। मैं मुंबई गया था अभी, तो मुंबई में मेरे को ऐसा हुआ कि क्योंकि त्याग लिया हुआ था तो खाना नहीं था, रात्रि भोजन करना नहीं था, तो एक दिन शाम को हम लोगों ने कुछ ऐसा हल्का फुल्का ही था, स्नैक्स टाइप, वो खा लिया। अब उस दिन रात को हम लोग सोए 3 बजे तक, सब लोगों ने खाना वाना खाया। अब सब लोगों ने बोला भी सही कि खा ले खा ले खा ले, एक दिन की तो छूट ले ले, उज्जैन से बाहर निकला, क्योंकि 2 दोस्त वहां पर जैन थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि चल उज्जैन तक तो नियम मान लिया हमने, बाहर निकला है तो छूट तो लेके निकलना चाहिए, तो नहीं खाया। फिर क्या होता है कि वो 4 लोग ना अगले दिन से आपकी चिंता करने लग जाते हैं कि भाई इसका खाना शाम को पहले ले आओ। ठीक है,
और दूसरी चीज ये कि कम से कम इंस्पायर तो होते हैं, तो आज नहीं तो कल तो उसको बुद्धि जगेगी कि भाई नहीं छोड़ना है रात को, ठीक है। तो जिसके शक्ति अंश अधिक होंगे वो अपने रूप परिणमित कर लेगा। तो अब आपने बाहर नहीं खाया ना, तो वो, हाँ, सबसे बड़ी प्रभावना ये होती है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम धर्म की प्रभावना कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हमारी एक्शन से कभी अप्रभावना ना हो, ठीक है। जितना कहने से नहीं होते ना, उतना आपके आचरण को देख के हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब जो जैन नहीं थे वहां पर, तो फिर उसमें से जैसे लोगों ने बोला वहां पर कि खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो फिर इसने बोला कि ये सूर्यास्त के बाद खाता नहीं है, ठीक है। तो सीधे सीधे उसके मुंह से निकला है जैन है क्या ये, ऐसे करके, तो फिर समझ में आता है। तो जैनों की इमेज ही ऐसी है कि वो रात को नहीं खाते, तो फिर नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी इमेज वैसी तो वैसी की वैसी मेंटेन करके रखो। महाराज जी लोग क्या बोलते हैं कि भाई तुम घर में भले हाँ, घर में भले तुम 9 बजे 10 बजे तक खा लो, लेकिन बाहर जाके इतनी शर्म करो कि कुल की लाज रखो, ठीक है। अपन तो सोचते हैं कि चलो घर में खा लेंगे, बाहर की छूट रख लेते हैं, ठीक है। हम उल्टा करते हैं, हम अप्रभावना में निमित्त बन रहे हैं धर्म के, ठीक है। हमको करना ये चाहिए कि हमको बाहर जाके बोलना चाहिए कि भैया हमारा रात का नहीं होता है, हम दिन में ही खाते हैं खाना, सूर्यास्त के पहले ही खाते हैं हम खाना। तो अब पता है वो आप, ये अपने खुद एक्सपीरियंस करा है मैंने कि आपसे ज्यादा लोग आपके खाने की चिंता करते हैं अगर आपने रात्रि भोजन का त्याग करा है तो। कि आपको तो चलो ठीक है नहीं खाएंगे तो अगले दिन सुबह खा लेंगे, सामने वाले ला करके खाना रख देता है आगे कि, और सिर्फ 7 दिन, अभी मेरे को त्याग करे हुए 4-5 महीने हुए हैं, और सिर्फ 7 दिन के लिए बाहर गया था मैं, और 7 दिन मेरे को एक भी दिन अपने खाने का विकल्प नहीं करना पड़ा, ठीक है। जो खाना बनाने वाला रहा था उसको मेरा दोस्त फोन करके बोला था कि भैया शाम को ही आ जाना आप, क्योंकि हमारे यहाँ फिर रात को नहीं खाते। तो मेरे खाने का इंतजाम दूसरे लोग अपनी चिंता से कर रहे हैं, यही होता है। तो जिसके शक्ति अंश अधिक होंगे वो अपने रूप परिणमित कर लेगा, ये रूल सब जगह लागू होगा, ठीक है। गेहूं के साथ वो जो एक मिट्टी का कण भी है वो भी पिसकर आटा रूप हो जाएगा, ठीक है। तो गेहूं के शक्ति अंश अधिक थे तो उसने उसको अपने रूप परिणमित कर लिया, दूध के शक्ति अंश अधिक थे तो उसने पानी को अपने रूप बना लिया, इस प्रकार से ये चलता है। तो वैसे ही ये पुद्गल के परमाणु जिसके शक्ति अंश अधिक होंगे वो दूसरे को अपने रूप परिणमित कर लेता है, परिणमा लेता है, चेंज कर लेता है। पर भाई कुछ लोग तो ढीठ भी होते हैं, वो तो नहीं होते, फिर कैसे करेंगे? क्योंकि उसमें भवितव्यता नहीं है, फिर आप बोलोगे उसको उल्टा ही करेंगे। उसका उल्टा ही करेंगे, फिर उसकी भवितव्यता ही ऐसी है कि उसको जाना ही नरक है। जिसका नरक गति का बंद हो गया तो उसको मुनि महाराज सामने ला करके बिठा दो, हाँ ऐसे ही है, राइट राइट, है समझ ना। गई। तो वो कुछ नहीं कर, हमारा जैसे हमारा त्याग है मान लो रात्रि भोजन का, तो हाँ आप दूसरे वाले को संबोधन दोगे तो उल्टा ही आएगा। ये बिल्कुल, खाते हो रात में, तुम दूध तो पी लेते हो समटाइम्स, जिसे हम ले लेते हैं, हाँ 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 तो उल्टा ही आएंगे। क्या हो गया, तो हम खाते हैं रात को, तुम दूध तो पी लेते हो, तुम्हारा तो पेट भर ही जाता है, ऐसे हाँ। तो खुद से नहीं करेंगे। उनसे बोलना 4 दिन सिर्फ रात को दूध पी करके दिखाएं। हाँ वो ऐसे ही है, नहीं हाँ, कहना भी बेकार है। हाँ। कहना भी बेकार है ऐसे लोगों को, ठीक है। उनकी जड़ता आ चुकी है, उनके अंदर सोचने की शक्ति है, प्रवचन में जाके सोते हैं, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो लोगों को, तो देखो जिसका एक तो दुर्गति का बंद हो जाएगा तो उसके सामने आप कुछ भी कर लो वो नहीं कर पाएगा वो अच्छी चीज, ठीक है। वो नियम नहीं ले पाएगा ना, वो उस चीज को समझ पाएगा। तो उसका एक ये कंडीशन होती है कि या तो उसका ये दुर्गति बुरी आयु का बंद हो गया, तिर्यंश नरक आयु का बंद हो गया है, तो फिर वो ऐसी चीज है। अगर आपका देखो, अगर आपका देव आयु के अलावा कोई सी और आयु, कौन सी, मनुष्य, नरक या तिर्यंश आयु का अगर बंद हो गया है तो फिर आप मुनियों को हाथ पे ग्रास नहीं रख सकते। तो ये भवितव्यता उसकी आएगी ही नहीं, उसके मन में भाव ही नहीं आएंगे कभी ये कि हम आहार भी दे लें कभी, ठीक है। इस प्रकार के चीजें हो जाती है, तो फिर उसके भवितव्यता ही खत्म हो गई उसकी, कि अब होना ही नहीं है उसका कुछ कल्याण, ऐसा समझना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि पुद्गल का आपस में बंध कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि स्निग्ध और रूक्ष 2 गुण होते हैं, इनके शक्ति अंश होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम शक्ति अंश वालों का कभी बंध नहीं होगा, ठीक है। समान शक्ति अंश वालों का बंध नहीं होगा,
दो अधिक शक्तियांश वालों के साथ ही बंद होता है, और जिसमें शक्तियांश अधिक होते हैं वो अपने रूप चेंज कर लेता है। ये बेसिक 4 रूल्स हैं जिनका आपस में पुद्गल परमाणुओं का बंध होता है। ठीक है, अब जैसे ये पुद्गल परमाणु आपस में स्कंद बन गए 12 शक्तियांश वाले, 5 और 7 12, तो अब ये 14 के साथ अथवा 10 के साथ बंद कर पाएंगे। ठीक है, फिर सपोज 10 वाले के साथ बंद हुआ तो 22 बन गए, तो अब 24 वाले के साथ या 20 वाले के साथ बंद कर पाएंगे। इस प्रकार से बंद आगे आगे होता रहता है और बड़े बड़े स्कंद बनते जाते हैं। ठीक है, ये स्कंद बनने की प्रोसेस सबको क्लियर है, बंद कैसे होता है परमाणुओं का, तो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे अगला सूत्र क्या लिखा, द्रव्य का दूसरा लक्षण। पहला लक्षण उत्पाद्य द्रव्य, अब दूसरा लक्षण बता रहे हैं गुण पर्यायवद द्रव्यम। गुण पर्यायवद द्रव्यम, गुण पर्यायवद द्रव्यम। अंकेश भैया सूत्र बोलोगे? गुण पर्यायबद्ध द्रव्यम। ठीक है, गुण और पर्याय सहित ही द्रव्य होता है। ठीक है, अब गुण क्या होता है, पर्याय क्या होती है, हम सब चर्चा कर चुके हैं। जैसे जीव द्रव्य, इसका गुण जानना और देखना, ये गुण है। और पर्याय क्या होती है, तो जो भी हमारे ज्ञान में नया नया आता जा रहा है वो नई नई ज्ञान की पर्याय बनती जा रही है। ठीक है, जो भी हमको देखने में आ रहा है वो हमारे दर्शन गुण की पर्याय बनती जा रही है। जैसे पुद्गल है, पुद्गल का गुण क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण, और स्पर्श की पर्याय क्या है, ठंडा गरम, कड़ा नरम, रूखा चिकना, हल्का भारी। स्पर्श गुण, रस गुण की पर्याय क्या है, खट्टा मीठा, चरपरा, कषायला और कड़वा। गंध की 2 पर्याय होती है, सुगंध और दुर्गंध, और वर्ण की 5 पर्याय होती है। ठीक है, तो ये गुण और पर्याय सहित ही हमेशा द्रव्य पाया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि कभी द्रव्य बिना गुण के पाया जाए। ठीक है, ये सूत्र हमने बहुत शुरुआत से ही समझ रहे हैं। किसने हैंड रेस करा? हाँ दीदी। जीव का गुण तो हो गया जानना देखना, हाँ पर्याय को क्या कहा तुमने, जो नया नया हम सीख रहे हैं डेली वो? हाँ, वो नहीं, देखो जहाँ तक हमारे पास हमारी ज्ञान की पर्याय में अभी तक कौन से नंबर के सूत्र तक आ गए हैं, 38 नंबर के सूत्र तक हमारी ज्ञान में आ चुका है। अब नया पढ़ लेंगे तो नई ज्ञान की पर्याय 39 नंबर के सूत्र की आ जाएगी। ऐसा समझ में आया? हाँ ठीक है। ठीक है, फिर 39 नंबर का सूत्र, उसके लिए क्या लिखा, कालश्च कालश्च कालश्च। हितेन सूत्र बोलो। कालश्च। काल भी द्रव्य है। ठीक है, अभी तक हमने क्या करा था, शुरुआत में बात करी थी तो अजीव काया की बात कर ली थी, अजीव और कायवान, धर्मा धर्माकाश पुद्गला। तो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीव और कायवान थे। फिर आगे जीवाश्च बता दिया था, तो जीव भी द्रव्य है। अब काल की बात, अब इतने सूत्रों में काल की बात कहीं भी नहीं करी थी, तो काल की अब बात कर ली। काल को भी द्रव्य बता दिया गया। काल में भी गुण और पर्याय होती है। काल भी 2 प्रकार का होता है, निश्चय काल और व्यवहार काल। इसकी भी हम अच्छी चर्चा कर चुके हैं। निश्चय काल क्या होता है, जो प्रति समय परिवर्तन आता है, वो प्रति समय परिवर्तन जिसको हमने वर्तना कहा था। ठीक है, वो निश्चय काल, प्रति समय जो परिवर्तन आता है, जो आंखों से देखने में नहीं आता, वो प्रति समय का परिवर्तन होता है निश्चय काल। और व्यवहार काल क्या होता है, घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, 5 वर्षों का युग, 10 वर्षों का डिकेड। ठीक है, फिर 100 वर्षों की सेंचुरी, शताब्दी, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 1000 वर्षों की सहस्त्राब्दी, इस प्रकार से। तो ये निश्चय काल और व्यवहार काल निरंतर चलता रहता है। ये हो गए काल, काल के 2 भेद। तो उन्होंने काल को भी द्रव्य माना, तो काल में भी क्या होता है, गुण और पर्याय होती रहती है निरंतर। तो काल का लक्षण क्या हुआ, खुद भी परिवर्तन करे और दूसरे के परिवर्तन में भी निमित्त बने, इसको कहते हैं काल द्रव्य। काल द्रव्य होता क्या है, खुद भी परिवर्तन करता है और दूसरे के परिवर्तन में भी निमित्त बनता है। ठीक है, इसके बाद अगला सूत्र क्या लिखा, 40 नंबर का सूत्र।
सोऽनंत समयः, सोऽनंत समयः, सोऽनंत समयः। सौरभ भैया सूत्र बोलोगे? सो अनंत समय। ठीक है, वह काल द्रव्य जो है अनंत समयों का होता है। काल द्रव्य कितना बड़ा होता है? तो काल द्रव्य अनंत समयों का है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत समय है उसमें, अनादि से अनंत तक चलता ही आ रहा है ना काल। कितनी उत्सर्पणियां और कितनी अवसर्पणियां हो गई, अनंत हो गई हैं आज तक। ठीक है, और आगे भी अनंत होती रहेगी। तो ये व्यवहार काल का प्रमाण कितना है, कितना लंबा है व्यवहार काल? अनंत समयों का है व्यवहार काल। ठीक है, कभी अंत नहीं होगा, ना इसकी कोई शुरुआत है ना इसका कोई अंत है। तो व्यवहार काल कभी अंत नहीं होगा, अनंत समयों का प्रमाण व्यवहार काल का होता है, ऐसा यहां पर लिखा गया। ठीक है, फिर आगे अगला सूत्र क्या लिखा? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः। ठीक है, द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं। ठीक है, इस सूत्र का मतलब क्या है? द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं और गुण के आश्रय से कोई गुण नहीं रहता। ठीक है, द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं और गुण के आश्रय से कोई गुण नहीं रहता। इसका अर्थ समझो, इसका अर्थ क्या हुआ? जीव द्रव्य के आश्रय से ज्ञान गुण रहता है। ठीक है, अब क्या ज्ञान गुण के आश्रय से दर्शन गुण है? क्या ज्ञान गुण के आश्रय से सुख गुण है? क्या ज्ञान गुण के आश्रय से वीर्य गुण है? नहीं, गुण तो गुण है, लेकिन गुण किसके सहारे से है? द्रव्य के सहारे से है। ज्ञान गुण जीव द्रव्य के साथ है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि दर्शन गुण ज्ञान गुण के साथ है। दर्शन गुण तो जीव गुण के साथ, जीव द्रव्य के साथ है। समझ में आई ये बात? पुद्गल में गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण के, तो पुद्गल में गुण है, पुद्गल द्रव्य में ये 4 गुण हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि रस गुण स्पर्श गुण के साथ रहता है। रस गुण तो पुद्गल द्रव्य के साथ रहता है। समझ में आई बात ये वाली? रस गुण का कारण पुद्गल द्रव्य है, ना कि स्पर्श गुण। सिर्फ कनिका दीदी को आई। ठीक है, तो गुण किसके सहारे रहते हैं? गुण द्रव्यों के सहारे रहते हैं, और गुण के सहारे कभी कोई गुण नहीं रहता। इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ? कोई भी गुण गुण के सहारे नहीं रहता है, हमेशा द्रव्य के सहारे रहता है। ठीक है, और हमेशा पाया ही जाएगा। अगर वह द्रव्य है तो उसमें वह गुण पाया ही जाएगा। जैसे आग में उष्णता हमेशा पाई ही जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उष्णता से रहित आग हो जाए कभी, या शीतलता से रहित पानी हो जाए कभी। ठीक है, पानी में शीतलता का गुण है तो वो गुण हमेशा उसमें बना रहेगा। अब कोई बोल दे कि पानी उबाल दिया हमने, तो अब उसकी शीतलता कहाँ गई? ठीक है, अब तो वो उष्ण गुण वाला हो गया। नहीं, उसको आग पे डाल के देखो, अगर वो आग को बढ़ा दे तो वो उष्ण गुण वाला, और अगर वो आग को बुझा दे तो वो शीतल गुण वाला। ठीक है, उबले हुए पानी को आग पे डाल दो तो आग बुझेगी कि बढ़ जाएगी? ठीक है, तो पानी कभी भी अपनी शीतलता के गुण का त्याग नहीं करता। इसी प्रकार द्रव्य भी कभी भी अपने गुणों का त्याग नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन गुण समाप्त हो जाए, जानना देखना समाप्त हो जाए। कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, वो क्षयोपशम की अपेक्षा, लेकिन समाप्त हो जाए ये कभी नहीं होगा। द्रव्य हमेशा गुण के साथ ही पाया जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। ठीक है, ऐसा समझिए। अब गुण के कारण क्या होता है? वो स्वभाव बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ज्ञान गुण है तो हम ज्ञान स्वभावी आत्मा हो गई। ठीक है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, तो ज्ञान स्वभावी गुण के कारण स्वभाव बनता है।
ठीक है। गुण के कारण क्या बनता है? स्वभाव। द्रव्य में होता है गुण, गुण के कारण वह द्रव्य उस स्वभावी हो जाता है। 1 मिनट। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। ठीक है, लाइट चली गई है। अपन एक सूत्र देख लेते हैं जल्दी से, बैटरी भी खत्म हो जाएगी नहीं तो लैपटॉप की। ये अपना सूत्र हो गया, आखिरी सूत्र है इस अध्याय का। तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः। ठीक है। उस धर्म में जो भाव होता है उसके कारण उसका वैसा परिणाम होता है, जो मैंने अभी बताया ना। ठीक है, कि ज्ञान के कारण हमारा परिणाम ज्ञानी होने का आ रहा है, ज्ञान गुण के कारण। तो द्रव्य के में जो गुण होगा उस कारण से उसका परिणाम वैसा होगा। ठीक है। इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि द्रव्य में गुण आश्रय से रहेंगे और उस गुण के कारण वैसा परिणाम बनेगा, ज्ञान का परिणाम बनेगा, ऐसा समझना। ठीक है। जो अभी बताया था गुण के कारण स्वभाव बनता है, मतलब वही है, गुण वही के कारण परिणाम, परिणाम बनता हाँ है। वही परिणाम ठीक है। है, अच्छा। ठीक है, वही उसका वैसा परिणाम होगा। ठीक है, यहां तक का अपन ने देख लिया। इसके साथ ना पंचम अध्याय जो है यहां पर पूर्ण होता है। अब अपन छठा अध्याय कल से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है जो आज पढ़ा अपन ने? ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप ग्रुप पे पूछ लेना, क्योंकि हाँ अभी एंड करना पड़ेगा। सभी जन्वाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महान सुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का आयोत्सर कर लेंगे, उसके बाद अपन रुक जाएंगे, लाइट आ गई।